हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 100 प्रश्नों को करेंगे और इन 100 प्रश्नों के साथ पूरा चैप्टर जो है आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी एग्जाम का डेट आ चुका है तो कैसे साइंस की तैयारी करें इन बचे हुए दिनों में। तो देखो, कुछ नहीं करना है, आपने पहले से तो पढ़ ही रखा होगा ना। जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि थोड़ा एक बार मुझे और जो है देखना है, उस चैप्टर को एक बार और से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो ये रिवीजन सीरीज उसी के लिए है। उसी के लिए है। आपको जिस भी चैप्टर में डाउट लग रहा है कि एक बार और रिवाइज करना है और अच्छे से रिवाइज करना है, आप रिवीजन सीरीज से जो है उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, बात खत्म। आप इन अंतिम समय में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में डाउट है, आपको लगता है कि उसमें यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रिवीजन सीरीज में आपको 2 वीडियोज मिलेंगे, उनके 3 भी मिल सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके आप देखिए, रिवाइज कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में मैंने 25 सवाल, 30 सवाल, 35, 40 सवाल मैंने करवाया हुआ है, 100 सवाल करवाया हुआ है, तो इसीलिए करवाया हुआ है ताकि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। सिर्फ नाम का रिवाइज नहीं होगा, काम का रिवाइज होगा वो, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में किसी को डाउट है तो ग्रेविटेशन चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिए। किसी भी चैप्टर में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, किसी भी चैप्टर में अगर आपको लगता है कि एक बार और रिवीजन करने की जरूरत है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है, आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए इस रिवीजन सीरीज वाले वीडियोज के माध्यम से, बस हो गया, है ना। टिश्यू चैप्टर में डाउट है, टिश्यू चैप्टर से रिवाइज कर लीजिए, है ना। लाइट चैप्टर में डाउट है, लाइट चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। तो ये रिवीजन सीरीज उसी लिए है ताकि अंतिम समय में जो है आप चाहो तो पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आपका कवर हो जाएगा और पूरी एनसीईआरटी चैप्टर जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज आपको करना है। जो बचे हुए दिन हैं उसमें जिस भी चैप्टर में लगता है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता है, उस चैप्टर को उठाइए और रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए आपको इस सीरीज के अंदर जो चैप्टर्स करवाए जाते हैं वो 1, 2, 3 पार्ट्स में ही करवाए जाते हैं। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो आपके 2 पार्ट्स में कंप्लीट कराए गए हैं ताकि कभी भी रिवीजन करना हो तो आप जल्दी से रिवाइज कर लें, ठीक है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ जो है डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे। ऐप पर आपको इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियोज के पीडीएफ मिलेंगे। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा ये चल रहा है, इसका ये पार्ट 1 है। अब चलिए हम लोग सवालों को करना शुरू करते हैं। अभिकेंद्र बल किस दिशा में कार्य करता है? अभिकेंद्र बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। किस दिशा में कार्य करता है? तो हम बोलेंगे वृत्त के केंद्र की ओर। जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय पाथ पर गति करेगा, जैसे एक पिंड है यहां पर, है ना, आपने रस्सी से एक पत्थर बांध रखा है और आप घुमा रहे हैं, तो क्या पत्थर जो है ये वृत्तीय पाथ पर गति करता है? बिल्कुल। जब वृत्तीय पाथ पर गति करता है तो पत्थर की दिशा जो है लगातार बदलती है। पत्थर गति कर रहा है ना, तो पत्थर के गति की जो दिशा है वो लगातार बदल रही है। और हम जानते हैं जब दिशा में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन होता है। वेग, मैं अभी आपसे सिंपली ये पूछूं, क्या पत्थर को घुमा रहे हैं, क्या पत्थर के वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। मान लीजिए आप पत्थर को घुमा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, रस्सी से बांध करके आप ऐसे घुमाए जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप घुमाए जा रहे हैं। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? तो देखो, वेग में चाल होता है और दिशा, ये दोनों है। चाल मैंने फिक्स कर दिया है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो दिशा है ये लगातार बदलती है। ध्यान, गांठ बांध लीजिए आप। वृत्तीय पाथ पर अगर गति हो रही है तो दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके वजह से वेग में लगातार परिवर्तन होता है। और वेग में अगर लगातार परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं, वेग में अगर लगातार परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं कि त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होता है और जहां त्वरण आ गया वहां बल आएगा, क्योंकि बल लगता है तभी जाकर के त्वरण उत्पन्न होता है। जहां त्वरण आ गया मतलब कि बल लगता है। और इस वाले केस में जो बल लगता है उसी को हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं। बल के पास दिशा होती है, ये दिशा किधर होती है? तो वृत्त के केंद्र की ओर, जो भी वृत्तीय पाथ है उसके केंद्र की ओर। इस वाले केस में अभिकेंद्रीय बल की दिशा जो है इस केंद्र की ओर है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि वृत्तीय पाथ पर जब गति होती है तो उसकी जो चाल है वो निर्धारित हो सकती है, निश्चित हो सकती है, नियत हो सकती है, लेकिन दिशा नियत कभी नहीं हो सकती है। दिशा में परिवर्तन होगा जिसके वजह से वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। अगर त्वरण है तो वहां पर बल है, अगर त्वरण है तो यहां पर क्या है, बल है। अगर त्वरण है, त्वरण जीरो नहीं है मतलब बल जीरो नहीं है। अगर त्वरण है तो बल है, और इस बल को इस वाले केस में हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। अच्छा, अगर वेग है तो वेग के पास दिशा है। दिशा हम वेग का कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए गति की जो दिशा है वो ऐसे यहां पर आपको दिखाई गई है। जब पत्थर यहां पर है इस समय वेग की दिशा ये है। आप स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा, वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, जैसे इस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा चाहिए तो ऐसे आप स्पर्श रेखा खींचते हैं। कभी पत्थर जो है यहां पर आ जाएगा तो इस समय वेग की दिशा क्या है, तो आप इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। जब पत्थर यहां पर है इस समय वेग की दिशा क्या है, तो आप इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। जब इस समय पत्थर यहां पर है तो स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचेंगे, ये वेग की दिशा है। तो आप देख रहे हो कि वेग की दिशा जो है लगातार बदल रही है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि बल है। और कौन सा बल है यहाँ पर, अभिकेंद्र बल है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर रस्सी टूट जाती है, जो रस्सी है टूट जाती है, तब पत्थर किधर की हो जाएगा। जिस समय रस्सी टूटी उस समय मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर ये रस्सी टूट जाती है, तो इस समय पत्थर जो है ऐसे इस वाले डायरेक्शन में, ये जो वेग की दिशा है इस वाली दिशा में पत्थर जाएगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं होगा, ठीक। इस वाले डायरेक्शन में पत्थर जाएगा स्ट्रेट लाइन में। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, अगर यहां पर रस्सी टूट जाती है, यहां पर रस्सी टूट जाती है, तब वेग की दिशा ये है ना, तब पत्थर ऐसे स्ट्रेट लाइन में इस वाले डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसकी चाल भी 2 गुनी कर दी जाए तो उसका अभिकेंद्र बल कितनी गुना हो जाएगा। ये जो अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, चाहो तो इसका आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, mv² / r, ठीक। ये m है इस पत्थर का द्रव्यमान, ये v है इसका वेग चाल, और r है ये जो त्रिज्या है ना, जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है उस सर्कल की रेडियस। तो यही सूत्र हम लोग यहां पर लगाएंगे, mv² / r। देखो यहां पर द्रव्यमान 2 गुना कर दिया गया है, चाल भी 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि रेडियस को चेंज नहीं किया गया है, रेडियस को चेंज नहीं किया गया है, ये जो है ये फिक्स्ड है, ठीक। यानी वही सर्कुलर पाथ है, बस मास जो है डबल हो चुका है और चाल भी 2 गुनी कर दी जाए। तो यहां पर देखो जो f है वो सीधा समानुपाती है mv² का। तो अगर आप द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो ये जो f है ये पहले का 2 गुना हो जाएगा। अगर आप चाल 2 गुना कर देंगे तो यहां पर देखो चाल का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसके कारण बल जो है पहले का 4 गुना जो है हो जाएगा, यानी टोटल 8 गुना जो बल है पहले का 8 गुना हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है इस पर सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप चाहो तो ध्यान में रखिएगा। mv² / r ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। वृत्तीय पथ पर चलते हुए किसी वस्तु के वेग की दिशा किस ओर होती है। वेग की दिशा किस ओर होती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में। यही मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जानते हैं जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जो चंद्रमा की गति है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है, बिल्कुल सही है, ये सही है। आप सीधा सा ध्यान में रखिए, वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन, अभिकेंद्र बल। आप पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले फोर्स वाले चैप्टर में, कि गति के पीछे कारण क्या है, एजेंट क्या है। मोशन के लिए जो एजेंट होता है वो फोर्स होता है। मोशन के लिए जो फोर्स है, भाई गति का कारक क्या है, बल है। बल जो है गति का कारक है। तो अगर यहां पर चंद्रमा की गति हो रही है वृत्तीय पाथ पर, तो इसके पीछे एक बल जिम्मेवार होगा, और वो बल जो है अभिकेंद्र बल ही होता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सर्कुलर पाथ पर आप ध्यान रखेंगे,
सर्कुलर पाथ पर जब भी मोशन होगा उसके पीछे जिम्मेवार बल कौन सा होगा? अभिकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल होगा। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, यह भी सही है। अब ये जो अभिकेंद्र बल है ना, कभी कभी ये अभिकेंद्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, कभी कभी ये अभिकेंद्र बल जो है तनाव बल के बराबर हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में जो अभिकेंद्र बल लग रहा है वो रस्सी में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके बराबर है, ठीक। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या फिर सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर जो अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वही अभिकेंद्र बल है, ठीक है, वही अभिकेंद्र बल है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो mv² डिवाइड बाई r आपने देखा, ये किसके बराबर हो जाएगा? gm1m2 बाई r², ठीक है। तो हम जब भी मैं आपको अभिकेंद्र बल के बारे में बताता हूं तो बोलता हूं कि ये अभिकेंद्र बल जो है बहरूपिया है, अपना रूप बदलता रहता है। कभी ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि एटम है, एटम यानी कि परमाणु, और परमाणु में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाता है, इसके पीछे भी बल जिम्मेवार होगा। वो बल कौन सा होगा? अभिकेंद्र बल होगा। इस वाले केस में अभिकेंद्र बल किसके बराबर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। तो ये अभिकेंद्र बल जो है, अभिकेंद्र बल को अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार के बल जो है प्रदान जो है करते हैं। कभी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा, कभी स्थिर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा, कभी तनाव बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं या पृथ्वी के चारों ओर जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, इन सारे केस में जो अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेवार ही है अभिकेंद्र बल। अगर अभिकेंद्र बल नहीं होगा, केंद्र की ओर अगर बल नहीं लगेगा, ऐसे केस में सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई बल ना हो तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकेगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चंद्रमा जो है वो चलता रहेगा। सारे कथन सही है। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पृथ्वी ही वस्तुओं को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पिंड हैं, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और इस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसका मान बहुत छोटा होता है, इसीलिए आपको पिंड एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर नहीं आते हैं। वस्तुओं के बीच उत्पन्न यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सही है, ये याद रखिएगा। आपके और जो स्टार है, जो तारा है, इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। आपके और मेरे बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं, सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल भारी पिंडों के बीच ही कार्य करता है, छोटे पिंडों के बीच नहीं। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये गलत है। जितने भी पिंड है इस विश्व में, सारे के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल याद रखिएगा आकर्षण नेचर का है, आकर्षण बल है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे समानुपाती होता है? देखो, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने कहा था, देखो ये एक द्रव्यमान है, यहां देख लो, दो द्रव्यमान है ए और बी। इसके पास कुछ अपना द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसके पास अपना द्रव्यमान है स्मॉल एम। दोनों के बीच की दूरी जो है डी है। तो इन दोनों के बीच लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब ए जो है बी को अपनी ओर खींचेगा, बी ए को अपनी ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो बल लगता है इन दोनों के द्रव्यमान के कारण, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों की बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा।
यहां से आपको मिलेगा एफ जो है वो सीधा समानुपाती है कैपिटल एम इंटू में स्मॉल एम बट्टे में डी स्क्वायर। इसको जब हम हटाएंगे अनुपातिकता, ये जो साइन है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पर, है ना, जिसको हम लोग समानुपातिकता या फिर अनुपातिकता स्थिरांक बोलते हैं, ये आएगा और ये कैपिटल जी होता है जो यहां पर आपको लिख करके दिखाया गया है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो आपको नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक, ये आपको जो है नींद में भी याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल एम है स्मॉल एम है ना, इसको आप m1 m2 करके भी याद रख सकते हो। यानी ये दो m जो है द्रव्यमान है, d जो है दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी है, और g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया था, इसको हम ऐसे बताते हैं। दोनों द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है ये दिया था न्यूटन ने। तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके सीधे समानुपाती होता है? तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के। ठीक, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? तो दूरी के वर्ग के। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाइए एक रेखा से, इसी दिशा में जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ही ये बताया कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं, इन सारे के पीछे जो कारक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कैपिटल जी को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपने सूत्र देखा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी, है ना, इसको मैं m1 m2 बोल देता हूं। दो द्रव्यमान है m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। r यहां पर d था, है ना, d था, उसी के स्थान पर r है। m1 m2 क्या है? दो द्रव्यमान है m1 m2, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर और ये फॉर्मूला होगा, लगने वाला बल ये होगा। ये जो कैपिटल जी है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक आप बोल सकते हो। इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये याद रखिएगा, एकदम से याद रखना है आपको, कंठस्थ करके रखना है, यूनिट के साथ आपको ध्यान में रखना है, यूनिट के साथ, है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये भी बोलते हैं। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक कहने का क्या मतलब हुआ? पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत है। ये जो नियतांक है पूरे ब्रह्मांड के लिए फिक्स्ड है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाओ, इस कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर ये कांस्टेंट नहीं करता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है ये फिक्स्ड है। कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे। ये जो कैपिटल जी का मान आप यहां पर देखते हैं ना,
इसको पहली बार प्राप्त किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी का स्वीकृत मान लगभग कितना है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो ये मान बहुत कम है, ये मान बहुत कम है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना सबसे कमजोर बल होता है। जितने भी प्रकार के बल होते हैं उसमें सबसे कमजोर बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक ग्रह की कक्षा किस प्रकार की होती है? जैसा कि केपलर के प्रथम नियम में बताया गया है। केपलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। ग्रहों के गति के ऊपर 3 नियम दिए थे केपलर ने। क्या आपको याद रहेगा? ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। जिसमें से पहला नियम, तीनों नियम बड़ा ही आसान है, पहला नियम सबसे ज्यादा आसान है। इन्होंने कहा था कि जितने भी ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो वृत्तीय पाथ पर नहीं घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूमते हैं। यानी वृत्ताकार पाथ पर नहीं घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूमते हैं। क्या आपको याद रहेगा? ग्रहों के गति से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम यह था कि ग्रह जो है अपनी कक्षा में, ग्रह की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, बस सिंपल यही है। जैसे यह मानना था कि ये सन है, ये सन है और सन के चारों ओर जो है ऐसे ग्रह घूमते हैं वृत्ताकार पाथ पे। लेकिन केपलर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ग्रह घूमते हैं वो ऐसे दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूमते हैं, यानी कि वृत्त जो है वो चपटा होता है। अभी देखो वृत्त जो है इसको आप चपटा कर दो, इधर से बल लगाकर दोनों साइड से, है ना। इसे हम लोग दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में। एलिप्स में क्या होता है कि 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। मान लीजिए एक फोकस ये है, 2 फोकस होते हैं। ये एक फोकस F1 मान लो, ये दूसरा फोकस F2 मान लो। तो केपलर के प्रथम नियम में कहा गया कि जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार पाथ पर घूमते हैं और सूर्य जो है इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर मौजूद होगा। तो मान लीजिए कि इस वाले पर मौजूद है और ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक ग्रह है जो अपने कक्षा में ऐसे घूमती है। कौन सा शेप है भाई? मतलब उसके कक्षा का शेप क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार है। अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या फिर कोई भी ग्रह, तो कभी वो सन से बहुत दूर होती है, कभी सन के बहुत पास होती है। अगर वृत्ताकार पथ पर ग्रह घूमता तो सूर्य और ग्रह के बीच की जो दूरी है कभी नहीं बदलती, एक जैसा ही दूरी जो है रहती। लेकिन क्योंकि दीर्घवृत्ताकार पाथ पर जो है ग्रह घूमते हैं, है ना, ग्रह के घूमने की जो कक्षा है, जो उसकी शेप है भाई कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है। तो जो ग्रह है कभी सन से दूर होता है, कभी सन के पास होता है। तो ग्रहों के गति से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम ये था, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आपको। पहला नियम ये था कि जो ग्रह की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसके किसी एक फोकस पे सूर्य मौजूद होता है। हो गया ठीक। ये देखो ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, ये दीर्घवृत्ताकार है, इसमें 2 फोकस हैं, यहां। इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर आप सन को डाल दो और ग्रह जो है चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह किस नियम से संबंधित है? केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम था जो ग्रह है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर जो है सन मौजूद होता है, सूर्य जो है मौजूद होता है। पहला नियम था केपलर का। यह केपलर का दूसरा नियम है। यह भी बहुत ही आसान है। जैसे आपने पहले नियम से आपने ये समझा कि जो ग्रह घूमते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। मान लीजिए ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और ये है हमारी पृथ्वी। आपने देखा कि भाई 2 फोकस होते हैं, दोनों में से किसी एक पर आप सन को डाल दो, सूर्य को डाल दो। तो मैंने यहां पे डाल दिया। यहां पे क्या है? सन है, यहां पे सन है। इस नियम के हिसाब से कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली ये रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक। जो ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये अपना चारों ओर घूम रही है, इस डायरेक्शन में पृथ्वी जो है घूम रही है।
मान लीजिए कि 1 महीने बाद जो है ये जो पृथ्वी है ये घूमते घूमते जो है यहां पर आ जाती है, घूमते घूमते पृथ्वी जो है ये यहां पर आ जाती है। अब देखो ये एरिया बनेगा, ये एरिया बनेगा। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा ये है, जब पृथ्वी यहां पर थी तब ये है, जब पृथ्वी यहां पर आ गई तब ये है, ये एरिया बना। मान लीजिए कि 1 महीने का समय लगा, 1 महीने का समय लगा और ये जो एरिया बना मान लीजिए कि A1 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगला 1 महीना में फिर से देखते हैं। जो अगला 1 महीना आएगा मान लीजिए कि पृथ्वी जो है ये यहां पर आ गई है, इस समय फिर से एरिया बनेगा ये वाला। ठीक, 1 महीने में मान लीजिए कि ये एरिया जो है वो A2 है। अच्छा, मान लीजिए कि फिर से हम 1 महीने का समय लेते हैं, पृथ्वी जब यहां पर थी फिर पृथ्वी जो है वो यहां पर आ जाती है, पृथ्वी यहां पर आ जाती है। ये 1 महीने का समय है, इस समय ये एरिया फॉर्म हुआ है, मान लीजिए A3 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी अगर हमने यहाँ पर टाइम 1-1 महीना लिया है ना, यहाँ पर टाइम जो है 1 महीना 1 महीना 1 महीना है, तो इसका मतलब ये जो एरिया यहाँ पर बना है, ये जो एरिया यहाँ पर बना है और ये जो एरिया यहाँ पर बना है, ये सब बराबर ही होंगे। समान समय में समान एरिया को स्वीप किया जाता है, समान समय में समान क्षेत्रफल जो है तय किया जाता है। आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर। बहुत ही सिंपल नियम है, इसी को हम लोग कैपलर का दूसरा नियम बोलते हैं, इसी को हम लोग कैपलर का दूसरा नियम बोलते हैं। 1-1 महीने का समय हम लोगों ने लिया है तो एरिया भी जो है वो समान ही यहां पर आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इस वाले में दिखाया गया है कि 1 महीने में ये एरिया बना है, पहले ग्रह जो है यहां पर था, फिर घूमते घूमते यहां पर आया, 1 महीने का समय लगा। फिर हमने कहीं पर भी उठा लिया, इस पूरे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कहीं पर उठा लिया, यहां पर उठा लिया कि फिर यहां पर पृथ्वी थी, फिर यहां पर आ गई और 1 महीने का हम लोगों ने समय लिया। तो यहां पर जो एरिया बना, यहां पर जो एरिया बना, ये दोनों एरिया आपस में बराबर। यही कैपलर का दूसरा नियम है, बहुत ही सिंपल नियम है। जो तीसरा नियम है वो भी सिंपल है, देखते हैं अभी। कैपलर के द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह की औसत दूरी का घन किसके समानुपाती होता है? तो परिक्रमा काल के वर्ग के। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप चलो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं। पहले तो आपको यह समझ में आया कि जो ग्रह घूमते हैं वो सर्कुलर पाथ पे नहीं, वृत्ताकार कक्षा में नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सूर्य जो है दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा, तो मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने सूर्य को मान लिया। अब यह बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि कभी जो है सूर्य और ग्रह के बीच में, मान लो ग्रह जो है हमारी पृथ्वी ही है, या फिर ग्रह ही में बोलता हूं, वरना आप सोचेंगे केवल पृथ्वी के लिए जो है ये लागू है। ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी जो है कभी ज्यादा है कभी कम है। साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि इस समय सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी ज्यादा है, इस समय कम है। जैसे जैसे ये ग्रह घूमते हुए यहाँ की ओर आएगा वैसे वैसे दूरी जो है लगातार घटती चली जाएगी। यानी कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी जो है वो निश्चित नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। इसीलिए हम लोग जो है औसत दूरी की बात करते हैं, औसत एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि औसत दूरी जो है वो d है, औसत दूरी जो है d है, और एक बार घूमने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमा काल बोलते हैं। इसको हम लोगों ने कैपिटल T मान लिया, एक बार घूमने में जितना समय लगता है। तो तृतीय नियम क्या बोलता है? तृतीय नियम बोलता है कि जो d³ है ये समानुपाती है t² के। औसत दूरी का जो घन है वो समानुपाती है परिक्रमा काल के वर्ग के। इसी पर सवाल जो है आपसे पूछा गया है। ठीक, केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह की औसत दूरी का घन किसके समानुपाती होता है? परिक्रमा काल के वर्ग के। समझे आप? केपलर के तृतीय नियम के अनुसार r³ बट्टे में t² किसके बराबर होता है?
आर क्यू बट्टे में टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसी को आप ऐसे लिखते हैं आर क्यू समानुपाती है टी स्क्वायर के। ये आर क्या है, औसत दूरी है ग्रह और सूर्य के बीच में, औसत दूरी है, ठीक, ग्रह और सूर्य के बीच में। और ये टी क्या है, एक बार दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह को घूमने में जो समय लगता है। तो किसके बराबर है, स्थिरांक है ना, ये क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, ये जो आप ऐसे लिखते हैं इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर जो है ये आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी आर क्यू बटे में टी स्क्वायर का मान जो है हमेशा आपको फिक्स मिलेगा किसी भी ग्रह के लिए जो कक्षा में घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। न्यूटन के अनुसार ग्रहों की गति का कारण क्या है। देखो केपलर ने 3 नियम तो दिए, केपलर ने 3 नियम तो दिए, लेकिन केपलर कोई थ्योरी नहीं दे पाते हैं कि ये जो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर क्यों घूम पाते हैं, ये केपलर ने नहीं बताया। केपलर ने ये नहीं बताया, 3 नियम इन्होंने दिए, लेकिन केपलर ने ये नहीं बताया कि ग्रह जो आखिर घूम रहे हैं सूर्य के चारों वो घूम ही क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि ग्रह जो है घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। उन्होंने ये तो बताया कि ग्रह घूमते हैं तो देखो ऐसा होता है, ग्रह घूमते हैं तो देखो भाई ऐसा होता है, ग्रह घूमते हैं ऐसा होता है, लेकिन ग्रह घूमते क्यों हैं ये नहीं बताया, ठीक है। ग्रह आखिर घूमते ही क्यों हैं सूर्य के चारों ओर, ये केपलर नहीं बता पाए, ये बताते हैं न्यूटन, ये बताते हैं न्यूटन। सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने बताया कि ग्रह जो घूमते हैं सूर्य के चारों ओर ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। मैथ्स का एक ब्रांच है कैलकुलस, आप में से जिन्होंने +1 +2 जो है मैथ से किया होगा, आप में से जिन्होंने भी +1 +2 मैथ से किया होगा तो उनको पता होगा कि कैलकुलस उन्होंने पढ़ा होगा, है ना। लिमिट है, फंक्शन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सब कैलकुलस के अंदर जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो कैलकुलस जो ब्रांच है मैथ्स की, इसकी खोज भी न्यूटन ने की थी और ग्रुप डी 2018 में प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किन वस्तुओं पर लागू होता है। देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है विश्व में जितने भी पिंड हैं सबके ऊपर लागू होता है, सभी वस्तुओं पर, चाहे बड़ी हो, छोटी हो, खोखली हो, बड़ी हो, जिसके पास द्रव्यमान है वहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो है लागू होता है। 2 पिंड है, अगर दोनों के पास द्रव्यमान है तो उनके बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण का ये नियम जो है लागू होगा। यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी d को 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F का क्या होगा। तो फॉर्मूला तो आपको कंठस्थ रखना है, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यहां पर r को जो है d बना करके आपको दिया गया है। अब देखो बोला है कि जो दूरी है इसको 6 गुना बढ़ा दिया जाए, तो दूरी के साथ संबंध कैसा, व्युत्क्रम अनुपाती है। अगर आप इसको 6 गुना बढ़ा देंगे पहले का, यानी 2 पिंड है भाई, जितने नजदीक रहेंगे उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा लगेगा। आपने दूरी बढ़ा दिया, आपने दूरी जो है बढ़ा दिया, दूरी बढ़ा दिया तो बल जो है पहले से कम लगेगा ना, पहले से कम लगेगा, बल तो घटेगा। ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही हट जाएंगे। अब 6 गुना बढ़ाया गया तो 6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएगा, 36 गुना घट जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले का 36 गुना हो जाएगा, समझा, पहले का 36 गुना हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान ये है, चंद्रमा का द्रव्यमान ये है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है, जी का मान आपको याद रखना है, पृथ्वी और चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान को मैंने m1 मान लिया, 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम, जो आपको याद रखना है। चंद्रमा का द्रव्यमान आपको नहीं याद रखना है, ये होता है 7.4 × 10⁻22 kg। दोनों के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, और जी का मान दिया गया है। फोर्स निकालना है न्यूटन में, तो F = फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। जी का मान देखो क्या है, 6.67 होता है, यहाँ पर 6.7 लिखा है, 6.67 आप जो है याद रखें, × 10⁻11। m का मान देखो
सारे मान आप एसआई मात्रक में डालेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, सारे मान आप एसआई मात्रक में डालेंगे क्योंकि आंसर जो है आपको एसआई मात्रक में चाहिए। 6 गुने 10 पे पावर 24 गुने में 7.4 गुने में 10 पे पावर 22 बट्टे में 3.84 गुने में 10 पे पावर 5, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक, 2.0 इंटू 10⁻20 न्यूटन लगभग में आपको ये मिल जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। कारण क्या है? कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति होती है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है, इन सारे के पीछे जिम्मेवार कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। कंठस्थ कर लेना आप। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर जो है खींचती है एक बल से। ये बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। अगर ग्रह जो है पृथ्वी है तो यहां पर हम लोग ग्रेविटी का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाले बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं। और ये और कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रह जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, उस ग्रह का ग्रेविटी बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ये। बी हमारा राइट आंसर। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? अब ये पृथ्वी है, और एक वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिर रही है। हम जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही गिरेगी, ठीक। ये पेन है, हम इसे छोड़ते हैं, पेन नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक। हम जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, यानी कि ग्रेविटी के कारण। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम इसको नीचे की ओर छोड़ते हैं तो इस पर जो है हवा के कारण ऊपर की ओर भी एक बल लगता है। हवा का प्रतिरोध भी तो होता है। अगर आप मान लो किसी हाइट से गिरेंगे, है ना, तो आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे में ग्रेविटी और ऊपर के डायरेक्शन में हवा का प्रतिरोध होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिर रही है, उस पर केवल और केवल ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है केवल यही काम कर रहा है। ये वस्तु जो है यूजुअली क्या होगा, ऐसे यूजुअली क्या होगा, किसी हाइट से आप किसी वस्तु को फेंकते हैं नीचे, या छोड़ते हैं, फेंकते नहीं है, छोड़ते हैं, सिंपली छोड़ दिया आपने, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की ओर वस्तु आएगी। लेकिन इसके ऊपर जो है वायु का प्रतिरोध भी काम करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां पर कि ये वायु का प्रतिरोध हटा दो आप, केवल वस्तु जो है नीचे गिर रही है उस पर आकर्षण बल जो है केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, उस पर दूसरा कोई भी बल नहीं है, तो हम बोलते हैं कि वस्तु जो है मुक्त पतन में है, फ्री फॉल में है, ठीक। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? वस्तु फॉल कर रही है, उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और कोई दूसरा बल नहीं लग रहा है। समझे आप? केवल और केवल कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अच्छा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो निश्चित रूप से यहां पर त्वरण भी होगा, क्योंकि बल है तो त्वरण है, क्योंकि बल है तो त्वरण है। अगर यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो भाई यहां पर त्वरण भी तो होगा, ठीक। तो बिल्कुल यहां पर त्वरण होगा, और यहां पर जो त्वरण लगता है इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। यानी इस वाले केस में जो है F बराबर जो है mg के बराबर हो जाएगा। यानी एक वस्तु जब मुक्त पतन में होती है तो उसके ऊपर कितना बल लगता है? एक वस्तु मुक्त पतन में है तो केवल उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है, ठीक, mg के बराबर होता है। गिरती हुई वस्तु के किस में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है? एक वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है तो हम जानते हैं उसकी दिशा तो निश्चित है, नीचे की ओर।
अगर कोई वस्तु को अगर आप ऐसे छोड़ते हैं तो उसकी दिशा जो है नियत है नीचे की ओर। चेंज कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहीं पर आप देखो ना, अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, हर एंगल से आप सोच कर देखिए, अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वेग में परिवर्तन भी तो हो रहा है, तभी तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। वेग में परिवर्तन चाल में परिवर्तन से भी हो सकता है, दिशा में परिवर्तन से भी हो सकता है। तो एक वस्तु जब नीचे की ओर गिर रही है तो केवल उसके चाल में परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिशा तो नीचे की ओर है, चाल में परिवर्तन होता है, उसकी चाल लगातार बढ़ती है। जैसे जैसे वस्तु जो है पृथ्वी की ओर आती है, पृथ्वी और उस वस्तु के बीच जो दूरी है वो घटती चली जाती है और इसके कारण उसकी चाल जो है बढ़ती चली जाती है। चाल में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो वेग के परिमाण यानी कि चाल में परिवर्तन के कारण जो है वेग में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एक आपने देखा कैपिटल जी, ये अलग चीज है, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और यह स्मॉल जी, ठीक, स्मॉल जी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये त्वरण है ना, ये त्वरण है, ये त्वरण है। क्योंकि ये त्वरण है तो इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी किसके समानुपाती होता है? पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पर या फिर पृथ्वी के सतह के आसपास, पृथ्वी के सतह पर या फिर पृथ्वी की सतह के आसपास जो जी का मान होता है वो होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर के। ये आर रेडियस है, ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये आर रेडियस है। देखो ये एक वस्तु है, नीचे की ओर गिर रही है, इस पर बल कौन सा लगेगा? इस पर बल लगेगा एम जी के बराबर। ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का ये भी तो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, है ना। ये मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान, ये मान लीजिए इस वस्तु का द्रव्यमान, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा? वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। वस्तु अगर पृथ्वी के नजदीक है तो उसकी दूरी को हम लोग पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसी के बराबर मान लेते हैं, ठीक, उसी के बराबर मान लेते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला ये है, अलग अलग रिलेशन से, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये फॉर्मूला, और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है न्यूटन ने जो दिया था उससे ये वाला फॉर्मूला। अब चाहे इस वाले से फोर्स निकाल लो, चाहे इस वाले से फोर्स निकाल लो, दोनों से वैल्यू बराबर ही आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये जो mg है ये बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट। ये m से m खत्म हो जाएगा। तो यहां पर g बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। ये r क्या है? ये रेडियस है। पृथ्वी के सतह पर अगर वस्तु हो या फिर सतह के आसपास वस्तु हो, वैसे केस में जो है हम लोग जो दूरी है वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच वो हम पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ही लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो g है पृथ्वी की सतह पर या फिर पृथ्वी की सतह के आसपास जो है, इस g का मान जो है, अगर आप यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक डालेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान डालेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या आप यहाँ पर डालेंगे, तो g का मान जो है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ये मान मिलेगा। अब ये जो मान है, अब ध्यान से देखो, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? जो ग्रह का द्रव्यमान है, जो ग्रह की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो किस पर डिपेंड करता है? ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। जो वस्तु नीचे की ओर आ रही है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे भारी वस्तु को गिराइए, चाहे हल्की वस्तु को गिराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों नीचे गिरेंगे और उसके पास त्वरण कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के लिए जो ग्रह है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है निश्चित है।
किसके समानुपाती है? तो m/r²। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जी का मान कहां अधिक होता है? हम जानते हैं पृथ्वी एकदम से गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। हम जानते हैं पृथ्वी जो है एकदम से गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। ठीक, तो ये विषुवत रेखा होता है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये हमारा ध्रुव है। पोल पर जी का मान ज्यादा होता है। जी का मान जो है ध्रुव पर ज्यादा होता है इक्वेटर के तुलना में। ठीक है, इक्वेटर के तुलना में। तो पृथ्वी पर जी का मान कहां अधिक होता है? ध्रुवों पर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जो है मिनिमम होता है और ध्रुव पर जो है मैक्सिमम होता है। अगर आप केंद्र में चले जाएंगे तो जी का मान जो है 0 हो जाता है। ठीक, केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। हम पृथ्वी से जैसे से ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान घटता जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, हम पृथ्वी से जैसे से ऊंचाई पर जाएंगे जी का मान घटेगा। हम पृथ्वी से जैसे से गहराई में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा और केंद्र पर जाकर के 0 हो जाएगा। सतह पर जी का मान जो है अधिकतम होता है, और सतह पर भी कहां पर अधिकतम होता है? तो पोल पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। समझ में आया आपको? फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के सतह से अगर हम हाइट पर जाते हैं जी का मान घटेगा। पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। एकदम से हम सेंटर में चले जाएंगे जी का मान 0 हो जाएगा। सबसे ज्यादा जी का मान कहां पर होता है? सतह पर होता है, और सतह पर भी कहां पर होता है? तो पोल पर होता है सबसे अधिक मान। विषुवत रेखा पर कम होता है। विषुवत रेखा पर जी ध्रुवों की तुलना में कम क्यों होता है? ठीक, हम लोगों ने देखा कि पोल पर जी का मान ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो एकदम से चपटी हुई है, एकदम से गोल नहीं है, चपटी है। तो क्या होता है कि ये जो दूरी है, जब वस्तु यहां पर होती है तो ये डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है ना। यानी पृथ्वी की त्रिज्या बोल सकते हो कि यहां पर RE है, यहां पर RP है। तो इस वाले रिलेशन के हिसाब से RP कम होगा, R इक्वेटर पे त्रिज्या जो है ज्यादा है, पोल पे कम है। इस हिसाब से देखो, जहां ज्यादा होगा जी का मान कम होगा, जहां ये R कम होगा वहां जी का मान ज्यादा होगा। इस हिसाब से जो है विषुवत रेखा पर जी जो है ध्रुव की तुलना में कम जो है होता है, क्योंकि वहां पृथ्वी की त्रिज्या जो है अधिक होती है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पोल पर रेडियस है वो कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है। इस कारण से पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या क्रमशः क्या है? हल्के मत लीजिएगा, 2018 में पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों के ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम द्रव्यमान है पृथ्वी का, और त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर, ऐसे याद रखिए आप, 6400 किलोमीटर। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन में सभी वस्तुएं एक ही दर से क्यों गिरती है? मुक्त पतन में सभी वस्तुएं एक ही दर से क्यों गिरती है? मुक्त पतन का मतलब मैंने आपको समझाया, वस्तु का पतन हो रहा है, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है और उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि सब एक ही दर से क्यों गिरती है? क्योंकि मुक्त पतन में सभी वस्तुओं का त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपने देखा कैपिटल G m/r²। अगर वस्तु पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, यानी कि अगर वस्तु मुक्त पतन में है तो उसके पास त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या गुरुत्वीय त्वरण जो है पिंड के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है। ग्रह के द्रव्यमान पर करता है, और ग्रह की जो त्रिज्या है उस पर निर्भर जो है ये मान करता है। तो चाहे वस्तु जो है भारी है, हल्की है ना, खोखली है, छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब जो है समान रेट से नीचे की ओर गिरेंगे, समान रेट से नीचे की ओर गिरेंगे, क्योंकि ना तो वस्तु के द्रव्यमान पर ना ही वस्तु के शेप साइज पर जो है डिपेंड करता है जी का मान। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुक्त पतन में वस्तु जो है होनी चाहिए। ठीक है, और ये मुक्त पतन आपको केवल निर्वात में मिलेगा। हमारे
आसपास अगर हम किसी वस्तु को हाइट से गिराते हैं तो मुक्त पतन में नहीं होता है। यही कारण है कि आप एक हल्की वस्तु लीजिए, एक भारी वस्तु लीजिए, दोनों को आप एक साथ छोड़ दीजिए। भारी वस्तु जल्दी नीचे की ओर गिर जाएगी, हल्की वस्तु जो है थोड़ा समय लेगी ज़्यादा, क्योंकि वो मुक्त पतन में नहीं है। मुक्त पतन आपको करवाना है तो चंद्रमा पर चले जाओ या फिर आप निर्वात में चले जाओ, वहां पर आप हल्की वस्तु भारी वस्तु दोनों गिराओ, दोनों साथ गिरेंगे। मुक्त पतन के संदर्भ में गैलीलियो ने क्या प्रदर्शित किया था? मुक्त पतन को लेकर के काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने सभी वस्तुएं द्रव्यमान चाहे जैसा हो समान दर से गिरती है। ठीक है, सभी वस्तुएं द्रव्यमान चाहे जैसा हो समान दर से गिरती है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। गैलीलियो ने अपनी प्रसिद्ध मुक्त पतन जांच कहाँ की थी? जहां उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को एक साथ गिराया था। तो उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को एक साथ गिराया था मुक्त पतन के जांच के लिए पीसा की झुकी मीनार से, जो कि इटली में है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न जो है यहां से पूछा जा चुका है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते दो विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड। मान लीजिए कि आप चंद्रमा पर हैं, आपके पास ये एक बॉक्स है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, ये पेन है। सेम हाइट से आप चंद्रमा पर छोड़ते हैं, क्या होता है? क्या विभिन्न त्वरण होंगे? नहीं। मुक्त पतन में क्या होता है? मुक्त पतन में जब वस्तु होते हैं तो सब समान त्वरण से गिरते हैं। ठीक, तो जो भी चंद्रमा के सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण होगा, जो कि ये होता है चंद्रमा के सरफेस पे या फिर चंद्रमा के सरफेस के आसपास जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है। यानी आप जो है ये बॉक्स है और ये पेन है, चंद्रमा पर छोड़ते हैं, ये दोनों के दोनों जो गिरेंगे वो इसी वाले त्वरण से गिरेंगे, ठीक है, इसी वाले त्वरण से गिरेंगे, अलग अलग त्वरण से नहीं गिरेंगे। क्या दोनों पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे? तो ऐसा भी नहीं होगा भाई, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, दोनों का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। त्वरण जो है दोनों के लिए सेम होगा, दोनों पर बल कितना लगेगा? m × में g के बराबर लगेगा। ये तो दोनों के लिए सेम है, ठीक, लेकिन ये द्रव्यमान तो अलग अलग है ना, तो बल अलग अलग ही लगेंगे, ठीक है ना, एक समान नहीं लगेंगे। जड़त्व में परिवर्तन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। जड़त्व का लेना देना सीधा द्रव्यमान से है। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। आप नीचे गिरा दो तो थोड़ी द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो जड़त्व में परिवर्तन नहीं होगा। वेग किसी भी क्षण समान होंगे? बिल्कुल सही है, वेग किसी भी क्षण दोनों के समान होंगे, तभी तो। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन है। अगर त्वरण एक समान है मतलब वेग में परिवर्तन एक समान हुआ है, वेग में परिवर्तन एक समान हुआ है, ऐसा तो तभी होगा ना जब किसी भी टाइम पर दोनों का वेग जो है समान होगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसी भी समय दोनों का वेग जो है इसका और इसका समान होगा, तभी तो परिवर्तन समान आएगा, तभी तो त्वरण समान आएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पर समान होता है? नहीं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि पोल पर ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है ना, इक्वेटर पे कम होता है। ध्रुव पर न्यूनतम होता है? नहीं। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है? सही, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है? नहीं, घटता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए, F = कैपिटल G m1 m2/r²। कहा जा रहा है दोनों पिंडों का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए, इसको कांस्टेंट कर दिया गया है, ये तो कांस्टेंट है ही हमारा। जो द्रव्यमान है उनको आधा कर दिया गया है, आधा कर दिया जाए। F जो है सीधा समानुपाती है m1 m2 का, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इन दोनों का आप आधा कर दो, दोनों का द्रव्यमान आधा कर दो आप, यानी कि m1/2 हो गया, ये m2/2 हो गया, तो बल पहले का 1/4 हो जाएगा ना, बल जो है पहले का 1/4 हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। इसको भी आपने आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो ये पहले का 1/4 हो जाएगा। द्रव्यमान जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, द्रव्यमान जितना कम करोगे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक, तो ना तो सेम रहने वाला है और ना ही बढ़ने वाला है, घटेगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों को आधा कर दिया है तो 1/4 हो जाएगा। केवल एक को आधा किया जाता तो हाफ हो जाता। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी
क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर, पहला ही सवाल मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे घुमा रहे हो पत्थर बांध करके रस्सी में और रस्सी टूट जाती है तो टूटते समय जो वेग की दिशा थी पत्थर जो है उसी वेग की दिशा में स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, है ना। लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखा स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। हाँ, ये सही है ना। जैसे मान लीजिए आप ऐसे घुमा रहे थे, ये सेंटर है, ये पत्थर जो है आप ऐसे घुमा रहे थे, ठीक। और यहाँ पर जब पत्थर आया तब डोरी जो है वो जो रस्सी है वो टूट जाती है। इस समय वेग की दिशा ये रही होगी, ये स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचेंगे यानी पत्थर टूटने के बाद इधर की ओर जाएगा। तो वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। ये बल का सूत्र है, इसमें कैपिटल जी के बारे में बताना है। ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, ये स्मॉल जी के बारे में सही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है? नहीं। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है? नहीं। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है? सही। किसी भी दो पिंड के बीच में काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल अगर उसके पास द्रव्यमान है तो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल दो आवेशित पिंडों के बीच तो ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में कैपिटल जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। सही। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, जहां मन करे वहां उठ करके चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है, ठीक। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, देखो दूरी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, दूरी के साथ कोई परिवर्तन नहीं, दूरी को अपरिवर्तित रखा गया है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया गया है, यानी दोनों का जो द्रव्यमान है वो डबल कर दिया गया है, तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना, ठीक। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल का। इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो फोर्स पहले का 4 गुना हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल द्वारा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। तो जैसे ये द्रव्यमान है, बोला है एकांक द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 किलोग्राम मान लीजिए आप, है ना, ये 1 किलोग्राम है, इनके बीच की दूरी एकांक है तो 1 मीटर मान लीजिए आप, सब एसआई मात्रक में। अब F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कैपिटल F बराबर कैपिटल G, m1 जो है 1 किलोग्राम है, m2 1 किलोग्राम है, दोनों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर स्क्वायर है। ये किसके बराबर आ गया भाई? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर आ गया। डी हमारा राइट आंसर। 19.6 मीटर ऊंची मीनार से छोड़े गए पत्थर का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग क्या होगा? देखो छोड़ा गया है, आप सीधा याद रखिए, एकदम से डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप सीधा याद रखो, है ना। एक पत्थर को आपने छोड़ा किसी हाइट से, ठीक, किसी हाइट से, वो हाइट कितना है? वो हाइट मान लीजिए कि h है, तो जमीन से टकराने से ठीक पहले उसके पास वेग का फॉर्मूला ये होगा, ये आपको कंठस्थ करके रखना है। जो गति का तीसरा समीकरण होता है ना, वहां से आया ये फॉर्मूला, v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इस पर आप सारे मान को बैठा देंगे, याद रखेंगे। आपने किसी हाइट से पत्थर को छोड़ा, h हाइट से आपने पत्थर को छोड़ा, h हाइट से आपने किसी पिंड को छोड़ा, जमीन से टकराने से ठीक पहले उसके पास ये स्पीड जो है होती है। सारे मान को आप डालेंगे, 2 गुने में g का मान 9.8 और h का मान जो है 19.6, सॉल्व करेंगे तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड ही आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
49 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब ये जमीन है, यहां से आपने एक गेंद को फेंका, आप ही गेंद को फेंकते हैं, है ना, वर्टिकली अपवर्ड जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो गेंद थोड़ी ना ऊपर चलती रह जाएगी, एक समय के बाद तो रुक जाएगी ना, किसी न किसी हाइट पर जाने के बाद। मान लीजिए वो हाइट जो है वो h है, ठीक, और आपने भेजा था ऊपर u स्पीड से, मैक्सिमम कितने हाइट तक वो गेंद जो है वो जाने वाली है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं ऊपर की ओर तो किसी न किसी हाइट पे जाएगी, फिर वो नीचे की ओर आएगी, मैक्सिमम किस हाइट पर वो जाने वाली है, तो u²/2g, ये आप सूत्र लगाएंगे, ये आप सूत्र लगाएंगे। आप किसी वस्तु को जमीन से इस स्पीड से फेंकते हैं तो मैक्सिमम किस ऊंचाई तक वो वस्तु जाने वाली है, तो आप इस वाले सूत्र से जो है निकालेंगे। तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा u², यानी कि 49 गुने में 49 बट्टे में 2 गुने में ये 9.8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो है 122.5 मीटर आएगा आंसर। ये फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि कब लगाना है। 49 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद को ऊपर जाकर वापस पृथ्वी पर लौटने में कुल कितना समय लगेगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आएगा, जमीन पे गिर जाएगा, टोटल कितना समय लगा, यानी ऊपर जाने से लेकर के नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल कितना टाइम लगा। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि ऊपर जाने में कितना समय लगा, तो ऊपर जाने में समय जो लगता है वो u/g लगता है, नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, u/g लगेगा। ऊपर जाने में इतना टाइम लगेगा, नीचे आने में इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 + t2 लगेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2u/g, ठीक। तो ये टाइम जो है आप याद रखेंगे 2u/g। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊपर गया फिर नीचे आया, टोटल टाइम कितना हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊपर फेंका गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। जैसे यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, कभी कभी आपको ऊंचाई दे दिया जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, तो सिर्फ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, u/g। टोटल टाइम कितना लगेगा, 2u/g। आपसे टोटल टाइम पूछा है जाने से लेकर के आने तक, जमीन पर लौटने तक, तो आप ये निकाल लेंगे। 2 गुने में u का मान 49 है और g का मान आपको 9.8 जो है लेकर के चलना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आएगा, 2 बार में खत्म, 2 से 2 ये खत्म, तो 10 सेकेंड, यानी ऊपर जाने में 5 सेकेंड और नीचे आने में 5 सेकेंड। सी हमारा राइट आंसर। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का 1/6 भाग होता है। 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा तथा पृथ्वी पर भार क्या होगा। देखो, भार का सूत्र होता है mg के बराबर, ये भार का सूत्र है, ठीक। तो हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी पर भार कितना होगा अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे भार कितना होगा, तो m है 10 किलोग्राम और g का मान जो है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से 98 न्यूटन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा पर भार का भी यही सूत्र होगा, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण का मान डालेंगे हम वो चंद्रमा पर डालेंगे, ठीक। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जितना पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 होता है। द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर रहेगा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 98/6 हो जाएगा, 6 का ही 6 हो जाएगा, 9 में से, और यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, 16.3। बी ऑप्शन जो है सही है, 98/6 16.3। आप सीधा चाहते हैं तो ये भी कर सकते थे कि चंद्रमा पर जो भार होता है पिंड का, पृथ्वी पर जो भार होता है उसका 1/6 होता है, तो सीधा आप 98/6 भी यहाँ पर कर सकते थे, तो 16.3 आता न्यूटन। तो भार में परिवर्तन इसीलिए आता है क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसमें परिवर्तन आता है जगह बदलने से, ग्रह बदलने से। 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वस्तु को कितने वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया होगा। 10 मीटर ऊंचाई तक। अभी आपने एक सूत्र देखा कि अगर आप किसी पिंड को u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो फॉर्मूला होता है वो u²/2g होता है। यही आपने देखा था ना यहाँ पर, u²/2g। इस बार आपको ये ऊंचाई दे दिया गया है, आपसे ये u पूछा गया है, ठीक।
जी का मान आपको यहाँ पर बोल रखा है कि आप 10 ले लीजिए, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200, यू का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200, ये 14.14 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 1 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसको आप जो है अच्छे से याद रखिए, ठीक है। बचे हुए पोर्शन को हम लोग अगले वाले पार्ट 2 में खत्म करेंगे। रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए, जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है रिवीजन सीरीज से आप रिवाइज कीजिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।